नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का हो चुका है। 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न हम लेकर आए हैं। इस क्लास में आपको हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। यदि आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की पल पल की अपडेट चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उस पर सबसे पहले हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जिन बच्चों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आगे के शिफ्टों में है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ताकि वीडियो बनाने में हमें मदद मिले और आपको सही जानकारी दी जा सके और आगे के बच्चों को ही हेल्प की जा सके। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक भी जरूर करना। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ड्यूरिंग द 2025 आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशन इन बेंगलुरु, नियर विच स्टेडियम डिड द स्टैम्पेड अकर। 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी की जीत का जश्न मनाते समय बेंगलुरु में भगदड़ मची थी। वह स्टेडियम कौन सा था जिसके पास यह हादसा हुआ? स्टेडियम का नाम पूछ रहा है। तो 2025 में आरसीबी की जीत का जश्न मनाते समय जो बेंगलुरु में भगदड़ मची थी, तो वह स्टेडियम जो था वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम था। कौन सा? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। भगदड़ उस समय हुई थी जब आरसीबी जीत की खुशी में आयोजित विजय जुलूस निकाल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए भगदड़ किस समय हुई थी, तो आपको बताना है कि विजय जुलूस के समय। ठीक है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है प्रशंसक स्टेडियम के बाहर जो है जुड़ गए थे। ठीक है, इस घटना में कम से कम कितने लोग मारे गए थे? लगभग 11 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। ठीक है, भगदड़ के पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है कि स्टेडियम के बाहर बहुत से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे। जिनके पास स्टेडियम का पास था वो भी एकत्रित थे और जिनके पास पास नहीं वो भी आ गए थे। इस वजह से भीड़ ज्यादा हो गई और भगदड़ मच गई। ठीक है, और इस भीड़ को संभालना मुमकिन नहीं था। ठीक है, और इस हादसे से जितने भी लोग प्रभावित हुए थे उनके परिवार को जो है मुआवजा दिया गया था और घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? एक क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शन थे। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, ज्ञान भारतम मिशन। एक ये मतलब कि सही जवाब है ज्ञान भारतम मिशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं डिटेल और फैक्ट के साथ कि आगे क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं। तो ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन को 27 जुलाई 2025 को 124वें मन की बात एपिसोड में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्ञान की बात जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है 27 जुलाई 2025 के 124वें मन की बात की एपिसोड में। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था देश की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करना था। ठीक, क्या करना था? डिजिटल करना था। और इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। कितना पहले? 1 करोड़। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसके बजट में बड़ा इजाफा करते हुए 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया। ठीक है, लगभग लगभग 57, ठीक है, 56.5 करोड़ की वृद्धि की गई है बजट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन थे और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग जो है 24 मई को की गई थी। कब की गई थी? 24 मई को। और इसकी अध्यक्षता जो है और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, तो विषय था वो था विकसित राज्य फॉर
विकसित भारत @2047 मतलब कि भारत को 2047 तक विश्व में विकसित बनाना है, ठीक है? यानी 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए राज्य की भूमिका पर जोर दिया जाएगा, ठीक है? यही मतलब इसका उद्देश्य था, विषय था। और बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्ट गवर्नर और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, यानी पूरे देश के राज्य संघ शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व था, ठीक है? और एक फैक्ट ये भी है इसका कि इस मीटिंग में राज्यों का टीम इंडिया के रूप में एक साथ काम करने के निवेश आकर्षित करने, कृषि, शिक्षा, शहरी विकास में सुधार लाने का सुझाव भी दिया गया। ठीक, किसमें किसमें? शिक्षा में, शहरी विकास में, कृषि में। ठीक है। और सुमन बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं ने मीटिंग में राज्य भूमिकाओं और केंद्र राज्य तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है करंट का। हमने जो करंट की क्लास ली है उसमें ये क्वेश्चन हम कराए भी हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है, कौन किसको हराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, रनर अप। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मेडिसन कीस। मेडिसन कीस ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 चैंपियन बनी, ठीक है। ये उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने फाइनल में किसको हराया। तो उन्होंने फाइनल में ईगा स्विएटेक को हराकर जीत दर्ज की, ठीक है। यह जीत मेडिसन कीस के करियर का सबसे बड़ा टाइटल माना जा रहा है, क्योंकि वह लंबे समय से ग्रैंड स्लैम जीतने के करीब थी, ठीक है। यह पहली बार था जब कीस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जगह बनाई और वह चैंपियन भी बनी, ठीक है। मेंडिस कीस ने टूर्नामेंट में अपने शानदार सर्व और आक्रामक बेमिसाइल गेम की वजह से लगातार सभी मैच के सेट जीते, सभी मतलब मैच के सेट जीते, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? ठीक है, किसने जीता? तो ये जो जीता था वो जैनिक सिन्नर ने जीता, ठीक है। जैनिक सिन्नर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन बेंच जीता। यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। उन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया और लगातार शानदार प्रदर्शन किया। सिन्नर ने पूरा टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में खेला और कई मैच सीधे सेटों में जीते। यह उनकी ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी थी। कौन सी? दूसरी ओपन ट्रॉफी थी। इस जीत के बाद सिन्नर की एटीपी रैंकिंग में भी बड़ा सुधार हुआ, ठीक है। एटीपी रैंकिंग में भी बड़ा सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में हुए 32वें अप्रैल 2025 में हुए 32वें इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन समिट, ठीक है, की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ठीक है, तो ये जो अध्यक्षता की थी वो की थी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने, ठीक है। 32वां वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2025 जो है वो 22 से 23 अप्रैल 2025 को हुआ था, ठीक है। यह सम्मेलन जो समिट थी यह इलेट्स टेक्नो मीडिया और डिजिटल लर्निंग मैगजीन द्वारा आयोजित किया गया था। इस 32वें सम्मेलन की मेजबानी जो है होस्ट चेयरिंग जो है दुबई यूएई ने की थी, यानी अध्यक्षता यूएई की रही, ठीक है। और अगला फैक्ट इसका ये है कि सम्मेलन में दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान, नीति निर्माताओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। यह वैश्विक शिक्षा, नवाचार और शैक्षणिक सहयोग पर केंद्रित था। इस समिट का उद्देश्य था शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण और रूपांतरण, एआई और ईडीटेक, स्कूल व मतलब एजुकेशन टेक, स्कूल व उच्च शिक्षा सुधार और वैश्विक शिक्षा चुनौतियों पर संवाद, जिससे शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और भविष्य की तैयारियां हो सके। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म है, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म है, इसका निर्देशक डायरेक्टर कौन है? ये क्वेश्चन फिल्म से पूछ लिया गया था। तो इसका डायरेक्टर जो है वो लक्ष्मण उत्कर हैं, ठीक है, लक्ष्मण उत्कर हैं। फिल्म छावा का निर्देशक जो है वो लक्ष्मण उत्कर ने किया था। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई। इसमें विक्की कौशल और छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है। किसने? विक्की कौशल ने। छावा 2025 की प्रमुख ऐतिहासिक नाटकीय फिल्मों में से एक है और इस बड़े बजट व बड़े परिदृश्य यानी कि सेट के साथ बनाया गया। फिल्म छावा का निर्माता प्रोड्यूसर जो है वो मुडकुक फिल्म्स और इसकी संगीत व्यवस्था, म्यूजिक
ए आर रहमान ने की, ठीक है। और छावा जो है संभाजी महाराज के जीवन संघर्ष मराठा मुगल युद्धों को बड़े पैमाने पर पर्दे पर पेश करती है। इसे लेकर दर्शकों में उत्साह बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मई 2025 में भारत सरकार एमएनआरई में निम्नलिखित में से किस शहर बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? तो ये जो पूछा गया ये कांडला गुजरात और पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु और सब ये मतलब कि कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन सभी में जो है ग्रीन हाउस ये जो घोषित किया गया था, ये बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किए गए हैं तीनों, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। मई 2025 में एमएनआरई के सचिव ने घोषणा की कि 3 प्रमुख बंदरगाह कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में चुना गया है। यह भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनाई गई। इन तीनों बंदरगाहों में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और निर्यात की क्षमता विकसित की जाएगी। कांडला गुजरात भारत के पश्चिम तट पर सबसे बड़े वाणिज्य बंदरगाहों में से एक हैं, जिसे हाइड्रोजन लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श माना जाता है। पारदीप पारादीप ओडिशा और तूतीकोरिन तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित रणनीतिक पोर्ट हैं, जहां से हाइड्रोजन और वैश्विक निर्यात संभव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंकने वाले खिलाड़ी कौन थे? विच एथलीट्स थ्रो 90.23 मीटर्स इन द 2025 दोहा डायमंड लीग ज्वेलिन इवेंट। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, तो इनमें से सही जवाब जो है वो है नीरज चोपड़ा है, ठीक है। 2025 के दोहा दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने तीसरी कोशिश थर्ड अटेम्प्ट में 90.23 मीटर भाला फेंका था। यह उनके करियर में 90 मीटर की दूसरी पार करने वाली पहली बार था, ठीक है। मतलब कि उन्होंने 90 मीटर की दूरी जो है उन्होंने पहली बार पार की। उन्होंने पहली बार 90 मीटर के क्लब में प्रवेश किया। हालांकि यह शानदार फेंक थी, लेकिन वे उसी रात खिताब जीत नहीं पाए, ठीक है। जोलिन वेबर ने 91.06 मीटर फेंक दर्ज जो उनके मतलब कि विपक्षी थे, उन्होंने जोलिन वेबर नाम था उनका, उन्होंने 91.06 मीटर का फेंक दिया और वो जीत गए। नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर फेंका, भारत के लिए महत्वपूर्ण मुकाम बनाया। वह 90 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष भाला फेंकर बने, हालांकि वो खिताब नहीं जीत पाए। इस प्रदर्शन से 2025 सीजन में उनके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा दोनों को बढ़ावा मिला और वे विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में मजबूत दावेदार बन गए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मोहन चरण मांझी ने मई 2025 में मुंबई में आयोजित वेस्ट 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में किस विषय पर भाषण दिया? तो इसमें जो भाषण उन्होंने दिया था वो दिया था भारतीय पारंपरिक स्वदेशी खेलों, ठीक है। किस पर दिया था? भारतीय परंपराओं और स्वदेशी खेलों। तो मोहन चरण मांझी ने वेब्स 2025 में इंडिनाउंस स्पोर्ट फॉर्म इंडिया टू द ग्लोबल स्टेज नामक सत्र की अध्यक्षता भाषण दिया था। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत के स्वदेशी खेल जैसे प्रो कबड्डी लीग पीकेएल ने ग्रामीण गांवों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। मांझी ने बताया कि भारत के पारंपरिक खेल संस्कृति से मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारी सामुदायिक सांस्कृतिक और पहचान से जुड़ी विरासत है और इसे संरक्षित करना देश की आत्मा को संरक्षित करना है, ठीक है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि राज्य उड़ीसा लोगों को गांव स्तर पर खेल की सुविधाएं मुहैया कराएगा। हर ब्लॉक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र, स्टेडियम आदि बनाए जाएंगे ताकि युवा प्रतिभा को बढ़ावा मिले, ठीक है। युवा की प्रतिभा को बढ़ावा मिले। वेब 2025 के इस सत्र में कई खेल जगत, मीडिया, मनोरंजन का प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिससे पारंपरिक खेलों के वैश्विक मंच पर विस्तार का मार्ग खुल सके, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे इसके, ठीक है, इसके फैक्ट थे ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस राज्य में हर जिले में एक महिला पुलिस थाना, एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र, ओमेन पुलिस स्टेशन, ठीक है,
डिटेक्शन मिशन शक्ति सेंटर होगा। तो इसके जो ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के तहत राज्य के सभी जिलों और पुलिस स्टेशनों में महिला के लिए विशेष केंद्र सहायता केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत हर पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क या मिशन शक्ति सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकेंगी और संवेदनशील मामलों में सहायता पा सकेंगी, ठीक है। इन केंद्रों में महिला अधिकारी और कर्मचारी रखे जाएंगे, ठीक है। इन केंद्रों में महिलाएं और अधिकारी और कर्मचारी रखे जाने की प्राथमिकता है, ताकि महिलाओं की शिकायत बेहतर समझ सके, ठीक है। जब महिला कर्मचारी होंगी तो महिलाओं की शिकायत बेहतर समझ सकेंगी। मिशन शक्ति अभियान 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन 2025 तक इसे राज्य स्तर पर हर जिले पुलिस स्टेशन तक फैलाने की योजना पर जोर से लागू हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की इस पहल के मकसद महिलाओं को सुरक्षित सम्मान, शिकायत निवारण और समान अधिकार सुनिश्चित करना, ताकि वे सुरक्षित माहौल में रह सकें। यह उत्तर प्रदेश की बेहतरीन पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि महिलाओं को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, ठीक है, और वो जो शिकायत करें उनका जल्दी से जल्दी निवारण हो। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच टू बर्ड सेंचुरीज इन तमिलनाडु वेयर इंक्लूड आर रामसर कन्वेंशन रामसर साइट इन 2025। 2025 में तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो ये जो सूची में शामिल किया गया था, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2025 में भारत का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किस शहर द्वारा जारी किया गया? तो ये जो जारी किया गया था गाजियाबाद द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। गाजियाबाद नगर निगम जीएनएन ने 30 अप्रैल 2025 को भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। इस ब्रांड के जरिए लगभग 150 करोड़ जुटाए गए, जिन्हें एक आधुनिक टीएसटीपी के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। यह पहले देश में शहरी जल प्रबंधन और स्वच्छ क्षेत्र में टिकाऊ निवेश की दिशा में एक मील का स्तंभ मानी जा रही है। यह टीएसटीपी जो है ये जल को फिल्टर, रीयूज और पुनर्चक्रित करके पानी की कमी और पर्यावरण दबाव को कम करने की दिशा में काम करेगा। इस कदम से गाजियाबाद में निवेशकों को विश्वास दिखा। यह दर्शाता है कि पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं के लिए निवेश की संभावना और मांग दोनों बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 में ल्यूरुस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ ईयर प्राप्त करने वाले एथलीट्स कौन बने, ठीक है। उसेन बोल्ट के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन था उसेन बोल्ट के बाद। तो ये जो बने हैं ये मंडो डुप्लेंट्स बने हैं। 2025 में ल्यूरिक्स स्पोर्ट अवार्ड मोनो डुप्लेंट्स ऑफ वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया। डुप्लेनिट्स पोलो वार्ड में महिलाएं हैं। उन्होंने 2024 में विश्व रिकॉर्ड बनाए और 2024 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। वह उस समय के सिर्फ दूसरे ग्रैंड फील्ड एथलीट बने जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। पहला जो था उसेन बोल्ट ने प्राप्त किया था। 2025 में डुप्लेनेट्स ने पहले अन्य दिग्गज खिलाड़ियों जैसे कि कार्लोस अल्कराज, मैक्स आदि को पछाड़कर यह अवार्ड प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, यह पुरस्कार जो है साल भर में विश्व खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसे स्वार्म ड्रोन को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो क्या है? भार्गवास्त्र। भारत की निजी रक्षा कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एसडीएएल ने भार्गवास्त्र नामक माइक्रो मिसाइल प्रमाणित विकसित की, ठीक है। भार्गवास्त्रों को विशेष रूप से स्वर्ण जुन ड्रोन हमलों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। 13 मई 2025 को उड़ीसा के गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज जीएसएफआर में इसका सफल परीक्षण किया गया था, जिसमें इसने निर्धारित लक्ष्यों को मार गिराया, ठीक है। इस सिस्टम में माइक्रो रॉकेट्स का उपयोग होता है जो
कम लागत में ड्रोन, स्वर्ण और हार्ड स्किल मोड में नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है। भार्गवास्त्र को भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम माना गया है, यानी इस मिसाइल प्रणाली को पूरी तरह मेक इन इंडिया बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 में भारत के रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? तो ये थी 5.5% थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। रेपो रेट वह दर है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है। 2025 में यह बढ़ती मुद्रास्फीति के नियंत्रण को करने के लिए 5.5% रखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? पौधे में वृद्धि के लिए शीर्ष विभवयोतक। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है। एपियल मेरिस्टेम। इसके जो तत्व शीर्ष भोजक तत्व हैं, इसके तत्व जो हैं फैट जो हैं वो पौधे के ऊपरी शूट और निचले रूट के हिस्सों की लंबाई को बढ़ाता है। यह ग्रोथ टिप में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मटर के पौधों में टीटी इंटू टीटी क्रॉस करने पर कौन सी पीढ़ी बनती है? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, मतलब इसको क्रॉस करने से क्या कौन सी पीढ़ी बनती है? तो इसका सही आंसर है कैपिटल टी स्मॉल टी, आल टाल बनता है। ठीक है। तब यह मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाता है। टाल टी गेन डोमेन्स और शॉर्ट टी का मतलब होता है रिसेसिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन बल की इकाई और दाब का संबंध क्या होता है? न्यूटन बल की इकाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन बल की इकाई और दाब का संबंध किससे होता है? तो इसका सही जवाब है प्रेशर फोर्स। ठीक है। न्यूटन का जो प्रेशर पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है एफ अपान ए। ठीक है। और ये एफ का मतलब होता है फोर्स, ए का मतलब एरिया, इसकी यूनिट जो होती है पास्कल। पी ए क्या होती है? पी ए। ठीक है। ये होता है और प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक है। और इसकी सही यूनिट जो होती है क्या होती है? पास्कल होती है। ये होता है पास्कल बराबर क्या होता है? फोर्स एफ अपान एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है? पी ए। क्या होती है? पी ए, यानी कि पास्कल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहते हैं? विच इज नाउन द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो लाइसो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। या डैमेज सेल को सेल्फ डाइजेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों में हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों में हमारी रक्षा कौन करती है? तो ये ओजोन परत करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओजोन लेयर या ओजोन परत। ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रोफेयर में मौजूद है या यूवी रेस को अवशोषित करती है। लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर कौन सी अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन से भूरे रंग की गैस निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 निकलती है। ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है ये लेड होता है PbO और NO3 और इसका होल ट्वाइस होता है। और इसकी जो क्रिया कराई जाती है कि पी लेड और ऑक्सीजन प्लस NO2 प्लस O2 से कराई जाती है। तो ये NO2 का भूरे रंग NO2 जो है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साधारण नमक से NOH कैसे तैयार किया जाता है? साधारण नमक से NOH कैसे तैयार किया जाता है? तो ये क्लोरो एल्कली प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। ठीक है। NaCl एक इलेक्ट्रो लेयर्स है से NaOH Cl2 और H2 बनते हैं। ठीक है। ये इसके फैक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट दिशा और दूरी दोनों बताता है। डिस्प्लेसमेंट दिशा और दूरी दोनों बताता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। कोई पूछे कि ये विस्थापन जो है ये कौन सी क्वांटिटी है तो आपको बताना वेक्टर स्केलर नहीं बताना है, वेक्टर बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोलाइडल विलयों को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? तो ये आप केंद्रण से अलग किया जाता है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जाता है। और कोलाइड्स अलग नहीं होते हैं इसलिए सेंट्रीफ्यूगर जरूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्टोस्कोप में हृदय की ध्वनि डॉक्टर तक कैसे पहुंचती है? तो इसका सही जवाब है
ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, एक ट्यूब होती है, इससे पहुँचती है, ठीक है। साउंड ट्रैवल बाय सॉलिड ट्यूब वाइब्रेशन, दिस सिम्प्लीफाइज एंड डायरेक्ट हाइब्रिड साउंड्स, ठीक है। इससे ये मतलब सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है? लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से जो है वो पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग और एलॉइंग से मतलब बचाया जाता है, ठीक है। इसका फैक्ट जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रिवेंट्स मॉइस्चर कंटेंट्स रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब है नसबंदी और प्राकृतिक तरीके, ठीक है, ये नहीं है। कॉन्ट्रसेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी टेम्परेरीली, ठीक है। तो यही इसका जवाब है, नसबंदी और प्राकृतिक तरीके जो हैं ये गर्भ निरोधक की विधि नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हमारे चैनल स्मार्ट एसटीडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग क्वेश्चन शेयर करिए ताकि जैसे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं वैसे हम दूसरे बच्चों की मदद कर सकें। आप हमारी मदद करिए क्वेश्चन भेजने में। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करिए और क्वेश्चन भेजिए, ठीक है। क्वेश्चन भेजने से होगा ये कि हम जल्दी से क्लास बनाएँगे और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सकेगा, ठीक है। जो जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है उनको पता चले कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको मदद मिलेगी। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजें, सही क्वेश्चन भेजना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।